चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी का आज फर्स्ट क्लास है, क्लास 11 का आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है। बेसिक में स्टार्टिंग क्या कर रहा हूँ, अकाउंटिंग की थ्योरी से कर रहा हूँ। पहले बेसिकली याद रखिए, जब तक अकाउंटिंग थ्योरी आपके हाथ में नहीं है, प्रैक्टिकल में हाथ देगा कोई फायदा नहीं है। टुडे इज द फर्स्ट क्लास। टॉपिक का नाम है अकाउंटेंसी, सब्जेक्ट का नाम है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। आज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग से रिलेटेड हम लोग पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ये क्या है जरा ध्यान सुनिएगा। ये एक लाइन है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है। इसी एक लाइन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके ऊपर रखा है, खत्म हो जाएगा। क्या है सुनिएगा, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। पहला वर्ड क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, इट मींस दैट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है। और क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई, क्या करना, आइडेंटिफिकेशन। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, दूसरा रिकॉर्डिंग, तीसरा क्लासिफिकेशन। अगर तुमसे पूछा जाए ये डेफिनेशन लिखना है, अगर तुमसे पूछा, सबसे पहला क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन। ये लिखने के बाद तुरंत नीचे लिखिए आइडेंटिफिकेशन। क्या, आइडेंटिफिकेशन। मुझे समझाना क्या है, केवल इन सब वर्डों को समझा दिया, कम्युनिकेशन तक, मेरा अकाउंटिंग खत्म। सर आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब मैं केवल ये आइडेंटिफाई करूंगा, ये खोजूंगा, ये जांचूंगा, ये पता लगाऊंगा क्या, कि सर ये इवेंट है कि ये ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले आपको क्या पता करना है, इवेंट और ट्रांजैक्शन, इवेंट और ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा पहला स्टेप में कि मैं जो भी चीज कर रहा हूं, क्या ये इवेंट है कि ये ट्रांजैक्शन है। सर इवेंट किसको बोलते हैं, अगर तुमसे पूछा जाए एक मार्क्स में व्हाट इज एन इवेंट, बोलना एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट। सिंपल सा मैं बोलूंगा, हाँ सर ओपनिंग स्टॉक 50,000 का है, ओपनिंग स्टॉक 50,000 का, ये क्या है सर, ये इवेंट है, ये घटना है, ये इससे ना तो पैसा आ रहा है ना तो पैसा जा रहा है। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको रिजल्ट बता रहा है कि साल के अंत में मेरे पास पिछले साल के अंत में 50,000 का माल बच गया था, इस साल के ओपनिंग में 50,000 का माल से बिजनेस चालू कर रहा हूँ। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको एक एंड रिजल्ट बता रहा है। तो ये क्या है सर, इवेंट है। क्या है ये, इवेंट। सर ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, परचेस और सेल, परचेस और सेल, खरीदना और बेचना, परचेस और सेल। जहां पर तुम्हारा खरीदना और बेचना हो तो वो क्या है सर, ट्रांजैक्शन है। वो क्या है सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि सर कौन सा इवेंट है, कौन सा ट्रांजैक्शन है। सर इवेंट है, एंड रिजल्ट है, ओपनिंग स्टॉक कितना वैल्यू दिया है, क्या ये रिकॉर्ड होगा, नो। इवेंट आर नॉट रिकॉर्डेड। इवेंट को हम अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं सर, नहीं। अगर पहले तुम ये जांच करोगे, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि वो इवेंट है कि वो ट्रांजैक्शन है। सर इवेंट है, एंड रिजल्ट है, उसको रिकॉर्ड करना है सर, नहीं, इवेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सर ट्रांजैक्शन है, क्या रिकॉर्ड कर दूं, नहीं, अभी मत बोलना। सर ट्रांजैक्शन है, समझ आ गया। ट्रांजैक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का एक और नाम क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिंपल सा बात है, ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। सर क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, हाँ सर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसे का आना जा रहा है। सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग,
मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, पैसे का आना और पैसे का जाना हो रहा है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन। विच ट्रांजैक्शन? क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन। एंड क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एंट्री। हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे? क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा। क्या करूंगा? आइडेंटिफाई। अकाउंटेंसी का सबसे पहला प्रोसेस, अकाउंटिंग का सबसे पहला वर्ड था आइडेंटिफिकेशन। सर उसमें दो बातों को आइडेंटिफाई करना था आपको, कि वो इवेंट है कि वो ट्रांजैक्शन है। सर इवेंट है, इवेंट है तो एंड रिजल्ट आना चाहिए। एंड रिजल्ट है, इसमें कोई भी ना तो सामान आ रहा है ना सामान जा रहा है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। नो नो events are not event, no events are not recorded। ठीक है, ये एंड रिजल्ट है, ओपनिंग स्टॉक ये रहा। ट्रांजैक्शन सब परचेज और सेल को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन, एक होता है क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होता है, केवल क्या रिकॉर्ड होता है? क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन। इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? इस सब्जेक्ट का नाम बदल के क्या बन गया है? सर खाली अकाउंटेंसी ना होकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। क्या नाम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको जब आपके मैट दिए जाएंगे, उस मैट में सब्जेक्ट का नाम आप पढ़िएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम बोलते हैं। क्यों? कि सबसे पहले मैं रिकॉर्ड कौन सा ट्रांजैक्शन करता हूँ? ओनली क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी में जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो पैसे में मेजरेबल नहीं होगा उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर पहले तो ये पता चल गया सर आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं, कर लिया आइडेंटिफाई। फिर अब रिकॉर्ड करना है, हाँ सर पता चल गया आपको। तब आते हैं रिकॉर्डिंग। क्या आते हैं? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब सर रिकॉर्ड करिए, इसको हम क्या बोलते हैं सर? जर्नल। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग इज नोन एज जर्नल। जर्नल एंट्री किए होंगे आप लोग, जर्नल एंट्री का नाम सुने होंगे आप। रिकॉर्डिंग करना सर पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि वो इवेंट है कि ट्रांजैक्शन। सर इवेंट है, इवेंट है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, खत्म बात। सर ट्रांजैक्शन है, सर क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड नहीं होगा। क्वांटिटेटिव है, रिकॉर्ड होगा। तब मैं पढ़ूंगा सर रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड होगा। पहले पता करो रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। सर रिकॉर्ड होगा। अब रिकॉर्ड करेंगे तो करेंगे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सर जर्नल में। कहाँ करेंगे? जर्नल में। जर्नल को क्या कहा जाता है? जर्नल को कहता है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर इसको रिकॉर्ड करेंगे, हाँ सर। कौन से मैनर में? क्रोनोलॉजिकल मैनर में। कौन सा में? क्रोनोलॉजिकल मैनर का मतलब होता है डेट वाइज। Those transactions which occurred first are recorded first, and those transactions which occurred later they are recording in the later. जो सबसे पहले ट्रांजेक्शन आया उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल मैनर में हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? जर्नल को क्या बोला जाता है? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल को और क्या बोला जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को और क्या बोला जाता है? देखिएगा क्या बोला? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाएगा सर? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। एक रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। किसमें? जर्नल में। अगर तुमसे पूछा जाए सर जर्नल क्या है, बोला जर्नल इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से मैं किसी को रिकॉर्ड करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? जर्नल। क्या बोलता हूं? जर्नल। कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। कैश ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में। कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में। कैश ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल।
journal can also never be used. Journal can also never be used. Journal can also never be used as a substitute for the ledger. Journal can also never be used as a substitute for ledger. क्या जर्नल लेजर का सब्स्टिट्यूट है? जर्नल की लेजर के बदले क्या जर्नल रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं सर, जर्नल के बाद लेजर रिकॉर्ड करना ही आपको। पहले आप जर्नल कीजिए, उसके बाद आप लेजर कीजिएगा। जर्नल लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, जर्नल लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछता है सर जर्नल से रिलेटेड कुछ टर्म बोलिए, बस यही टर्म, इसके अलावा नया कोई भी एक भी टर्म पैदा नहीं हुआ। जर्नल के बारे में इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं। क्लियर है? सही, जर्नल क्या होता है क्लियर हुआ? सबको कंफर्म हुआ जर्नल के बारे में? जर्नल क्या है? अभी आप पहले क्या पढ़े सर? आपने बताया, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बताया हूँ कि आइडेंटिफिकेशन किसको बोलते हैं। फिर मैंने बताया रिकॉर्डिंग क्या होता है। क्या बताया मैंने आपको? रिकॉर्डिंग क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं और किसको रिकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले ये तो आपको क्लियर हो गया होगा सर अकाउंटेंसी क्या है। अभी तो 2 लाइन याद हुआ। अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस, द फर्स्ट वर्ड इज नोन एज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटेंसी क्या है? एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है? ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले अकाउंटिंग में मुझे क्या करते हैं हम लोग? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? कि सर ये इवेंट है कि ये ट्रांजेक्शन है। क्या करते हैं? कि ये इवेंट है कि ट्रांजेक्शन है। ये इवेंट है कि ट्रांजेक्शन है, ये रिकॉर्ड करते हैं। ये इवेंट है कि ट्रांजेक्शन है कि ये रिकॉर्ड करते हैं। इवेंट है तो क्या करना है? मुझे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इवेंट है तो रिकॉर्ड नहीं करना है, तो ट्रांजेक्शन है तो रिकॉर्ड करना है। इवेंट आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इवेंट इज अ एंड रिजल्ट ऑफ एनी कंसर्न। किसी भी कंसर्न का जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। सर ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब होता है परचेज एंड सेल। अगर कभी कोई सामान मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो वो क्या है? ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है सर? हाँ सर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। सर कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है? 2 तरह का ट्रांजैक्शन होता है। एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन। एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन। तो सर क्या क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है? नहीं, हम ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कि क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन जो होता है इसमें क्या होता है? पैसे का आना और जाना होता है। जहां मनी यहाँ हो जाता है वो रिकॉर्ड होता है, नॉन मनी रिकॉर्ड नहीं होता। पहले पता कर लीजिए सर कि आइडेंटिफाई करिए कि मुझे करना है कि नहीं करना है। करना है सर, अब कर दीजिए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करते कहाँ है सर? जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? जर्नल में। जर्नल को क्या बोला जाता है? जर्नल को बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी मतलब सबसे पहले, प्राइमरी मतलब सबसे पहले, बोलते ना प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, ऐसी ना होता है। प्राइमरी मतलब सबसे पहले। तो सबसे पहले किसी भी बुक का एग्जाम पूछेगा सर कौन से बुक में हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, पहले जब भी बोला जाएगा तो बोलोगे हमेशा जर्नल। जर्नल रिकॉर्डिंग होता है। जर्नल क्या होता है? रिकॉर्डिंग। जब ये रिकॉर्डिंग का बात बोला जाएगा तो कहाँ बोलोगे? जर्नल के बारे में। सब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसका एक और नाम क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैसे रिकॉर्ड होता है सर? क्रोनोलॉजिकल मैनर में। क्रोनोलॉजिकल मैनर का मतलब क्या होता है? डेट वाइज, जो पहले आया है वो पहले रिकॉर्ड होगा। एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूंगा 10 मार्च को और एक हुआ 15 मार्च को, एक हुआ है सर 12 मार्च को, तो कौन रिकॉर्ड होगा? पहले 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा। सीरियल वाइज नहीं करते ना, डेट वाइज करते हैं। कैसे करते हैं? डेट वाइज। याद रहेगा। ये सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है। क्या है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू रिकॉर्डिंग द एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर क्या? कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। जर्नल कैन आल्सो नेवर बी यूज्ड फॉर अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। जर्नल लेजर की जगह पर यूज कभी भी नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या ये रिकॉर्डिंग समझ में आया? सबको दिमाग में बैठ पाया? एकदम सिंपल था। क्लियर? बिठा दूं? क्लियर? चल अब आते हैं सेकेंड टर्म के ऊपर। सेकेंड टर्म क्या है जरा देखिएगा। सेकेंड टर्म क्या है? क्लासिफाइंग। क्या है? क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं?
Ledger is known as a classified. Ledger is known as classified. If I am saying that ledger, it means that they are a classification. They are a classification of account. Ledger. It is a principal book of it. Principal book मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल बुक में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है. अगर तुमसे बोला जाएगा जर्नल क्या है, प्राइमरी बुक है. सब प्रिंसिपल बुक कौन है सर? लेजर. लेजर इज नोन एज अ प्रिंसिपल बुक. प्राइमरी प्रिंसिपल है, कंफ्यूजन मत खाना. प्रिंसिपल बुक कौन है सर? लेजर. सर कितने तरह का लेजर होता है सर? बहुत तरह से लेजर होता है. क्या होता है? बहुत तरह का लेजर होता है. सर सबसे पहले आप क्या करेंगे? जर्नल में आप क्या करें? रिकॉर्डिंग करेंगे. फिर उस रिकॉर्डिंग किए ट्रांजेक्शन को आप क्लासिफाइड कीजिएगा. क्लासिफाइड का मतलब बताता हूँ, सुनिए. आप जो कैश ट्रांजेक्शन होगा, जो भी आप जो किए होंगे, कैश ट्रांजेक्शन आपने किया होगा, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? कैश बुक में. कौन से बुक में? कैश बुक में. कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द कैश बुक. दूसरा वर्ड होता है परचेज ट्रांजेक्शन, विच मीन्स परचेज. अगर मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा और सामान बेचा है. क्या किया है? कोई सामान खरीदा और खरीदा है. कोई सामान खरीदा है. परचेस का मतलब क्या होता है? खरीदना. क्या होता है? अगर कोई भी सामान आपने खरीदा है, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? परचेज डे बुक में. कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज डे बुक में. कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज डे बुक. कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज डे बुक. सर कोई भी सामान अगर बेचे होंगे, कहाँ बेचे होंगे? सेल्स ट्रांजेक्शन. उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? सेल डे बुक में. सेल्स डे बुक में. कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? सेल्स डे बुक में. कहाँ? सेल्स डे बुक में. कोई भी ट्रांजेक्शन अगर परचेस किया होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेस बुक में. कोई भी ट्रांजेक्शन जो सेल किया होगा उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल डे बुक में. कहाँ पर? सेल डे बुक में. अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो परचेज रिटर्न किया होगा, क्या किया होगा? रिटर्न. खरीदा था, वापस लौटा दिया माल. खरीदा था, वापस लौटा दिया माल. क्या होता है? रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न बुक क्या करेंगे? परचेज अगर किया होगा, परचेज रिटर्न होगा तो होगा रिटर्न इनवर्ड बुक. परचेज रिटर्न का एक और नाम क्या है बेटा? अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं. परचेज रिटर्न का नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड. और सेल्स रिटर्न का एक और नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड. याद रहेगा. चलिए, अगर कोई भी आप देखिए परचेज रिटर्न किए होंगे. सब परचेज रिटर्न क्यों करूंगा? मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा. आपने कोई सामान खरीदा, उस सामान में कोई डिफेक्ट हो गया, कोई सामान में टूटा फूटा मिल गया, कोई खराब मिल गया, तो उसको रिटर्न कर रहे हैं. तो उसके लिए अलग से बुक है. इसका नाम क्या होता है? परचेज रिटर्न बुक. कौन सा बुक? परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक. कौन सा बुक बनेगा बेटा? परचेज रिटर्न बुक. अगर कोई भी सामान आप खरीदे होंगे, इसको रिटर्न करेंगे तो जाएगा परचेज रिटर्न बुक. अगर कोई भी सामान को आपने सेल्स रिटर्न किया होगा तो क्या आएगा? सेल्स रिटर्न बुक. कौन सा बुक? सेल्स रिटर्न बुक. कोई भी ट्रांजेक्शन आपने का बेचा होगा, क्या किया होगा? सेल्स रिटर्न किया होगा. परचेज रिटर्न का एक और नाम क्या है? परचेज रिटर्न का एक और नाम है. क्या नाम है? रिटर्न. परचेज रिटर्न का एक और नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड. और सेल्स रिटर्न का एक और नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड. सर ध्यान से पढ़िए, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया. सबसे पहले आपने क्या किया? कोई कैश ट्रांजेक्शन. कैश में सामान खरीद, मैं दुकान चला रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है? कोई सामान कैश में लेने आया होगा, जो भी वो कैश में लेकर आएगा उस ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करूंगा मैं? कैश बुक में. सिंपल सा बोलता हूँ सर. जर्नल क्या है? जर्नल में आपका बहुत सारे एंट्री होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं. जर्नल क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर में पर डे का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं. यू आर रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. इट्स कॉल्ड अ रिकॉर्डिंग. अब अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं. फिर अब इसको देन आफ्टर यू कैन बी क्लासिफाइड. यू कैन बी क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन मीन्स अलग अलग करना. आपके पास कितनी टोटल बुक है? आपके पास ये होता है डे बुक. क्या नाम है? डे बुक. कितने बुक है सर? जो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा, कैश में कोई सामान खरीदे होंगे आपने, कैश में सामान बेचा होगा आपने, खरीदा चाहे बेचा, वो सारा ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में.
कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। उसके बाद जो भी बुक बना है सारा का सारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? उधार में। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है उधार में। अगर आपने उधार में कोई माल परचेस किया होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? परचेस डे बुक में। अगर उधार में कोई सामान बेचा होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स डे बुक में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स डे बुक में। अगर कोई उधार में आपने माल खरीदा था, उसमें कोई डिफेक्ट हुआ होगा तो आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो परचेस का दूसरा क्या होता है? परचेस रिटर्न बुक, इसका अलग बुक बनता है। सेल किया था, उसमें डिफेक्ट हुआ, सेल्स को भी रिटर्न कर दिए, सेल्स रिटर्न बुक। क्या बना? सेल्स रिटर्न बुक। 1 2 3 4 5, कितना बुक बना? 5। एंड लास्ट ये बता दे हर एक लाइन। एक और लास्ट है जर्नल प्रॉपर। क्या है? जर्नल ये बहुत ही प्यारा बुक है। क्या बोला ये जर्नल प्रॉपर? ऑल ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिमेनिंग बुक। ये 6 जो 5 बुक बताया, सर कैश ट्रांजेक्शन होता, कैश बुक चल जाएगा। क्रेडिट में सामान परचेस किए होगे, परचेस डे बुक चल जाएगा। क्रेडिट में सामान बेचे होगे, सेल डे बुक चल जाएगा। सर परचेस किया था, रिटर्न कर रहा हूँ, परचेस रिटर्न बुक चल जाएगा। सर सेल किया था, रिटर्न आ रहा है, तो सेल रिटर्न बुक चल जाएगा। इसके अलावा बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे तो आप रिकॉर्ड करें जर्नल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर डेप्थ में बहुत बड़ी टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग ओपनिंग एंट्री, इसके अंदर हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, इसके अंदर हम लोगों को क्या नाम है, एसेट्स को परचेस करना, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड में याद करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल पूछता है। तो फर्स्ट टर्म का एग्जाम में वाइज में जनरल प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछते हैं इन डेप्थ में। लेकिन अभी जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, तो माथा ना फोड़ के मैं जस्ट अकाउंटिंग ही पढ़ाया हूँ। मैं अभी 15 मिनट से 20 मिनट जो भी तक पढ़ाया, मैंने क्या वर्ड बताया आपको, जस्ट अभी एक लाइन कंप्लीट भी नहीं हुआ। मैंने क्या पढ़ा? मैंने तो खाली इतना ही पढ़ा, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच आइडेंटिफाइंग, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इवेंट है कि ये ट्रांजैक्शन। सर इवेंट है मतलब ये एंड रिजल्ट बता रहा है, कुछ आ और जा नहीं रहा, तो ये क्या रिकॉर्ड होगा? नहीं। सर ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड होगा? नहीं। पहले ट्रांजैक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज आल्सो नोन एज quantitative transaction and non-financial transaction is also known as qualitative transaction. So quantitative transaction is recorded, non-quantitative transaction are not recorded. Qualitative transaction record नहीं होता है। सर रिकॉर्ड करना है आपको, कौन सा रिकॉर्ड होगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सब पता चल गया ये फाइनेंशियल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर फाइनेंशियल नहीं होगा तो फुल स्टॉप यही हो गया, आगे कुछ पढ़ना मत। सर फाइनेंशियल है, आगे बढ़ जाइए। तब रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, प्राइमरी बुक में, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे हैं सब ट्रांजेक्शन। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसको अलग अलग करें। एग्जांपल देता हूं, मैं छोटा दुकान दूं, मैं आज के दिन जितना माल खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बुक में लिख रहा हूँ कि 500 का कैसे बेचा, 200 का उधार बेचा, मोहन ने 300 का लिया, रोहन ने 500 का, 400 का। मैं रफली लिख रहा हूँ। रफली जो लिख रहा हूँ वो क्या है? जर्नल है। आप धड़ाधड़ जो पॉइंट देगा, जो ट्रांजेक्शन मार रहे हैं धड़ धड़ एंट्री करके, वो क्या कहलाता है? जर्नल। कि सबसे पहले आप जहां रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल है। उसके बाद जब रात हो जाता है तो हिसाब मिलाते हैं, जब दुकान बंद तो हिसाब मिलाते हैं। तब आप क्या करते हैं? सारे कैश ट्रांजेक्शन को अलग से एक बुक है, रोकड़ खाता इसको बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड करेंगे कैश ट्रांजेक्शन। फिर क्या करेंगे? आप एक कस्टमर का अकाउंट बनाएंगे। अच्छा परचेस, परचेस का मतलब क्या होता है? परचेस किससे करोगे तुम? जिससे तुमने माल खरीदा है, वो तुम्हारा कौन है? सप्लायर। कौन है? तुमने जिससे माल खरीदा है, तुमने जिससे माल परचेस किया है, तुमको उसको पैसा देना है कि उससे पैसा लेना है? दे आर सप्लायर। परचेस को हम क्या बोलेंगे? जो परचेस डे बुक में जिनका जिनका नाम होगा, तुमको उनको पैसा देना है कि लेना है? देना है। वेल डन मैम। सामान भी आप उससे खरीदेंगे और पैसा भी उससे मांगेंगे,
आप अगर सामान उससे खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो आप पैसा उसको देंगे। सर पैसा देंगे क्यों बोल रहे? पैसा तो दे के लिया होगा। नहीं बेटा, दे के लिए होती तो कहाँ रिकॉर्ड होता तुम्हारा? कैश ट्रांजेक्शन। अगर तुमने पैसा हाथ में दे दिया होता तो तुम्हारा यहाँ नाम नहीं आता। यहाँ याद रखना बेटा, इसको छोड़कर बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है, सब ट्रांजेक्शन उधार में। कहाँ है? उधार में। कहाँ है? उधार में, क्योंकि ये सारा का सारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कौन सा है? अगर कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, चाहे परचेस का हो, सेल का हो, एसेट्स का हो, लायबिलिटी का हो, एक्सपेंडिचर का हो, इनकम का, जो भी हो, जो भी कैश में होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। जो कैश में नहीं है, उधार में। और आपको पता होना चाहिए बिजनेस का पहला असूल होता है उधार। बिना उधार किया बिजनेस चला ही नहीं सकते। आपका बिजनेस चलेगा ही, छोटा बिजनेस चला, बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा। बड़ा बिजनेस करने के लिए उधार करना ही पड़ेगा। सर उधार में कोई सामान मैंने परचेस किया तो कहाँ चल जाएगा? परचेस डे बुक में। दे आर कॉल्ड ए क्रेडिटर। अगर हम बोले ना ये मेरा परचेस बुक है, मतलब इतने जितने लोगों का नाम है उससे मैंने माल खरीदा है, हमको इतने लोगों को पैसा देना बाकी है। और सेल डे बुक में क्या जाता है बेटा? जितने लोगों को, ये मेरे कस्टमर, सेल डे बुक क्या बोलते हैं उसको? दे आर कॉल्ड कस्टमर। ये कौन है? कस्टमर। इसको भी कौन इंग्लिश भाषा क्या बोलते हैं? डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। दे आर नोन एज डेटर, जिससे हमको पैसा मिलेगा। दे आर नोन एज डेटर, जिससे पैसा हमको मिलेगा। मैंने इतनों को माल बेचा है, इतनों को माल बेचा है, इससे हमको पैसा मिलेगा। अभी तक कोई दिक्कत? एकदम बच्चा समझ रहा है। अभी बताओ बेटा, अगर कैश ट्रांजेक्शन तुम करोगी या करोगे तो इसके लिए तुम उसको जो बिल दोगे, जो चीज दोगे, वो क्या कहलाएगा? कैश मेमो। क्या कहलाएगा? कैश मेमो। लिख लो। कैश मेमो। तुमने बेटा नहीं बोलता ये कैश मेमो है, कैश बिल। अगर तुम कोई सामान पैसा देके खरीदते हो, वो बिल काट के देता है, वो क्या कहलाता है? कैश मेमो। तुमने कैश दिया, तुमने कैश दिया, उसने तुमको बिल दिया। तुमने कैश दिया तो उसने तुमको बिल दिया। वो कौन सा बिल है? कैश मेमो। क्या है? कैश मेमो। याद रहेगा। अगर आप कोई भी सामान कैश में खरीदते हैं, कैश में बेचते हैं, जो आपको बिल मिलता है उस बिल को क्या कहलाता है? कैश मेमो। क्या कहलाता है वो? कैश मेमो। याद रहेगा। मैं सबको पहले लिखा देता हूँ, फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है? मैं क्लासिफिकेशन के अंदर घुसा हूँ, तो ये बात पता करिए, मैं क्लासिफिकेशन पूरा खत्म कर रहा हूँ, मतलब पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, अगर अकाउंट्स को आप थ्योरी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब अकाउंट का अपमान कर रहे हैं। क्यों? आपको जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग आ जाएगा, लेजर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, पास भी हो जाइएगा, अच्छा मार्क्स भी ला दीजिएगा, लेकिन अकाउंट्स नहीं सीखे, मतलब क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जानने से पहले क्यों जानिएगा। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिटेल में पढ़ते हुए बाद में प्रैक्टिकल जाने में बहुत मजा आएगा। समझ में आ रहा है अभी तक जितनी बातें मैंने बोला? मैंने अभी किसके अंदर रुका हूं सर? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सर, आप खाली यहाँ क्लासिफिकेशन रुक गए। तो मैंने बताया क्लासिफिकेशन कितना टाइप का होता है सर? 6 टाइप। जो कैश में ट्रांजेक्शन होता है वो कैश बुक कहलाता है। उस कैश बुक में जो उसको बिल दिया जाता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कैश मेमो। क्या कहलाता है? कैश मेमो। अब सर मैंने जो परचेस किया, मैंने क्या किया? मैंने कुछ परचेस किया। क्या किया है? परचेस। अगर मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, अच्छा हाँ परचेस कर रहा हूँ, तो परचेस के लिए हमको इनवॉइस देना पड़ता है। क्या होता है सर? ये इनवॉइस है। क्या है? अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? खरीद रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा? परचेस इनवॉइस। दे आर नोन एज परचेस। बोलता है बिल, हमको बिल दीजिए। सर आपने पैसा कैश में दिया है क्या? कैश में दिया होगा, वो जो तुमको बिल देगा, क्या पढ़ा रहा है? बिल पढ़ा रहा है। आज सामान खरीदने जाएंगे, कैश में खरीदेंगे, उधार में परचेस करेंगे, उधार में सेल करेंगे, उधार में परचेस रिटर्न करेंगे, उधार में सेल्स रिटर्न करेंगे, उधार जनरल प्रॉपर करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो आपको जो बिल देगा ना, उस बिल क्या चीज होगा? किसी भी दुकान में अगर बैठिएगा, पता कीजिएगा, उसके पास 3 तरीके का बिल होता है। पहला कहलाता है सर कैश मेमो। जो कैश में कहता है कि उसको एक हिसाब देता है, वो बस पैसा लिखो, काटो, उसको लो, पेड लिखो, स्टाम्प मारो, दे दो उसको, वो लिखा रहता है। कोई भी आप बिल हाथ में लेते हो वो कैश बिल होता है, वो होता है कैश मेमो। अगर आपने सामान को उधार में खरीदा होगा तो वो लैपटॉप या किसी टैब से मार के वो एक बिल निकालता है, वो बिल निकालता है। उस बिल में उस कंपनी का नाम, पूरा ट्रांजेक्शन, उसका जीएसटी नंबर, सब कुछ
वो लिखा रहता है तुमने इतने रुपए का माल, इतने क्वांटिटी, इतना इतना सामान लेके रखे हो, उसके से लिए हो, वो जो दिया तो उसको उसके ऊपर में लिखा है इनवॉइस, लिखा कहता है इनवॉइस। ये कौन सा इनवॉइस है? परचेज इनवॉइस। क्या है? परचेज इनवॉइस। याद रहेगा, इसको बोलते हैं वाउचर्स। क्या दिया नुनेस? वाउचर। अगर मैं बात कर रहा हूँ वाउचर, किसकी बात कर रहा हूँ? वाउचर्स। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? वाउचर्स। Business transactions are usually evidenced by appropriate document such as cash memo, invoice, invoice means purchase का, सर सेल्स बिल। क्या है सर? सेल्स बिल। सेल्स, अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं उसमें जो आप बिल देते हो क्या कहलाता है? सेल्स बिल। क्या? सेल्स बिल। सेल कर रहे हैं कोई सामान तो आप बिल देंगे, क्या कहलाएगा? सेल्स बिल। क्लियर है? सेल्स बिल। अच्छा, परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो क्या मिलेगा सर आपको? और सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? सर आपने उसको तो परचेस किया होगा, सामने वाले ने परचेस किया होगा तब रिटर्न का बात बोलोगी, हाँ या ना? उसकी पहले बोल देगी क्या? बिना परचेस के परचेस रिटर्न होगी? क्या बोल सकते हैं? परचेस किया होगा तो ही परचेस रिटर्न होगा। अगर मैंने उसको क्रेडिट में माल उधार में बेची, उससे खरीदा होगा, परचेस किया होगा, कुछ डिफेक्टिव हुआ होगा, मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, तब मैं उसको क्या देता हूँ? डेबिट नोट। क्या देता हूँ? डेबिट नोट। डेबिट नोट। और अगर सेल्स हो रहा है, सेल्स का रिटर्न हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट नोट। क्या होगा? क्रेडिट नोट। याद रहेगा? बस कितना इनवॉइस होता है बेटा? सर सैलरी स्लिप होता है, हाँ, पे स्लिप होता है, बहुत सारा स्लिप है, लेकिन अभी मेरे लिए 4 to 5 इंपॉर्टेंट है तो समझाना था। क्या बोला मैंने कि सर वाउचर क्या होता है? बिल। वाउचर मींस बिल। अगर आपने कैश में कोई सामान खरीदा बेचा है तो आप उसको कैश मेमो देंगे, ये कैश मेमो आपका बिल है। अगर आपने परचेस किया होगा, उधार माल खरीदा होगा, तो आप उसका इनवॉइस देंगे। क्या देंगे? इनवॉइस देंगे। अगर आपने कोई सामान बेचा होगा तो उसको क्या देंगे? सेल्स बिल। होता है सेल बिल दो, बेचने का बिल दो आपको, सेल्स बिल। तो सेल्स बिल होता है क्रेडिट सेल में। अगर आप उसको रिटर्न कर रहे होंगे तो अगर सेल्स रिटर्न है तो आप क्या देंगे? उसको क्रेडिट नोट। अगर परचेज रिटर्न है तो आप क्या देंगे? उसको डेबिट नोट। यहां तक का मेरा कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन खत्म। इससे ज्यादा उसका चीड़ फाड़ के हम पूरा ऑपरेशन करा। अब इसके आगे क्लासिफिकेशन में कोई भी माइकलाल एक वर्ड आगे नहीं बोल सकते, पूरा वर्ड खत्म। अब इसे लेकर जिंदगी में जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे क्लासिफिकेशन में इसके आगे कुछ नहीं होता। पूरा डिटेल में जाकर एक एक वर्ड को क्लियर करके यहाँ तक बताया। क्या कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम? ऐसा कुछ कि नया वर्ड सुनने को बहुत सारा वर्ड नया मिला, वो एक बचाना जरूरी है। तो ये वर्ड समझ में आपको आया? आगे इसके बाद हम चालू करते हैं आपका क्या बताया सर, कहाँ तक पहुंचे आप? अभी तक हम खाली एक डेफिनेशन पढ़ रहे बच्चा, हम लोगों ने अभी तक एक लाइन कंप्लीट नहीं किया। अभी तक हम लोग का पढ़ाई का एक लाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको जल्दी कंप्लीट करा जाए फिर से पढ़ाएंगे। आपने बोला अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, हाँ सर प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं आप? आइडेंटिफाइंग करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन है कि इवेंट कर लिया, फिर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जनरल रिकॉर्डिंग भी कर दिया, फिर आप क्लासीफाई करते हैं, सब डिफरेंट 6-7 बुक था, सब में बांट दिया। कैश ट्रांजेक्शन कैश में, परचेज वाला परचेज डे बुक में, सेल वाला सेल डे बुक में, परचेज रिटर्न वाला परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न वाला सेल्स रिटर्न बुक में, बाकी जो भी बचा उसको ला दिया जनरल प्रॉपर। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे आप? समराइजिंग, इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। सर समराइजिंग क्या होता है? सर बिखरा के उसको छितरा दिए हैं, उसको इकट्ठा तो कीजिए। अभी आप क्या कर दिए हैं? बिखार के इसको छितरा दिए हैं, मतलब फैला दिए हैं कि परचेस का परचेस में, सेल का सेल में, कैश का कैश में, इतने सारे अकाउंट आपने खोल दिए, 6 तरीके का बुक खोल दिया। ठीक है, इसमें एक और 2 बिल और बोलता है बेटा, बिल रिसीवेबल बिल और या बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल बुक खुलता है, अकाउंट बुक खुलता है, बिल्स पेबल बुक खुलता है, तो दूसरा एक बुक और बाकी है, इतने सारे बुक खोले। अब उस सारे बुक को आप एक जगह रिकॉर्ड करें, क्या करेंगे? समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस, इन विच यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ईच एंड एवरी लेजर इन अ बुक एंड यू कैन मैच द डेबिट विद क्रेडिट। सर ये क्या है सर? ये क्लैरिकल एरर डिटेक्शन होता है। क्लैरिकल एरर डिटेक्टेशन का मतलब क्या होता है? हमको केवल ये जांच करना पड़ता है कि ये अर्थमेटिकल, कौन सा?
मैथमेटिकली जो पैसे का हिसाब रिकॉर्ड किया गया है वो सही से रिकॉर्ड किया गया है कि क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर जाना, क्या इसका कोई सबूत है कि आपका अकाउंट में गलती नहीं है? नहीं सर, ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद भी एरर होता है, गलतियां होती है। ट्रायल बैलेंस का मिल जाना ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आपके बुक में कोई एंट्री, कोई गलती नहीं, गलती ट्रायल बैलेंस के मिलने के बाद भी होता है। तो ये क्या है सर? समराइजिंग। आप क्या करते हो? समराइजिंग। फिर उसके बाद क्या करना है सर? आप इंटरप्रिटिंग। इंटरप्रिटिंग का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग पीएल बैलेंसिंग। क्या है? ट्रेडिंग पीएल। ट्रेडिंग पीएल को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। ट्रेडिंग पीएल को हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग पीएल इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट एंड क्या नाम है, बैलेंस शीट इज नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। इज नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। ये आपका पोजीशन बताता है कि फर्म में कितने का एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी है, फर्म की स्थिति कितनी है, इंटरनल लायबिलिटी कितना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है, फिक्स एसेट कितना है और करंट एसेट कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, नॉन करंट लायबिलिटी कितना है। मतलब फर्म के बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कौन बताता है सर? आपका बैलेंस शीट बताता है। बैलेंस शीट बताता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी कितने पानी में है। मतलब किसी का औकात जाना हो कंपनी का, उसका बैलेंस शीट चेक कर लो, उसका सब औकात समझ आ जाएगा। मतलब कंपनी का अगर तुमको हैसियत जाना हो, कंपनी के बारे में कुछ जाना हो, उसका बैलेंस शीट चेक करो। सिंपल सा बात है ना। कोई बंदा बोलता है, फेंकता है कि मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतना कुछ नहीं बेटा, उसका एसेट गिन लो। तो कितना करोड़ बंगला लेके बैठा है या कितना करोड़ बैंक में बैंक बैलेंस इसका, उसका नहीं करता, खाली फेंक रहा है कि है। और उसके नाम पर 5-6 बंगला होता तो बड़ा बर्बाद गया, जो हो गया। तो उसके नाम पर कितना, उसका एसेट्स, उसके बाप का एसेट्स नहीं, उसका एसेट्स। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है आप उसको जांच रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि मुझे करना क्या है, कैसा पोजीशन में कंपनी मेरा है और कैसे मैं इसके प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कर पाऊंगा। ये कंपनी की स्थिति क्या है, कितनी की प्रॉफिट कमा रही है, इनकम स्टेटमेंट, और कितना उसका एसेट्स लायबिलिटी है, इसको मापने को इंटरप्रेट। लास्ट में होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? लास्ट में मैं कम्युनिकेट करूंगा, लास्ट में मैं कंफर्म करूंगा कि कंपनी की में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ कंपनी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? एंड कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेस्टिंग यूजर्स फॉर जजमेंट द डिसीजन मेकिंग। मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे पैसा लगाना चाहिए कि पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसी को बोलते हैं अकाउंटेंसी। क्या अकाउंटेंसी में किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं, वो हमको क्लियर, फटाफट क्लियर कीजिए। तो फिर आज का 15 या 20 मिनट का एक छोटा सा बड़ा टॉपिक है मेरे पास, उसको क्लियर करेंगे। क्या अकाउंटेंसी समझ में आया सबको? किसी को अकाउंटेंसी में कोई दिक्कत है? सर अकाउंटेंसी समझ में आ गया। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो अकाउंटेंसी के बारे में पूछता है। तो आपको अगर कुछ भी एग्जाम में पूछे, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कुछ दिन में आने वाला है, कुछ भी अकाउंटेंसी रिलेटेड हुई ऑब्जेक्टिव या कुछ भी, जितनी बातें मैंने अभी बोर्ड में लिखी, जितनी बातें मैंने समझाई, इन सारी बातों को पन्ना में छाप देंगे, फुल मार्क्स आपको टीचर। अकाउंटेंसी का मतलब यही, क्लियर है? अब आते हैं सर एक सबसे बड़ा वर्ड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर ये गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग का एक ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको ये बताता है कि मुझे अकाउंटेंसी कैसे करना चाहिए। क्योंकि अभी मैं करता हूँ पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के अलावा बाकी भी कंट्री है जो अपना अकाउंटिंग करती है,
क्या अकाउंटेंसी का क्या आविष्कार अभी नया तो नहीं हुआ है, ये 1493 से 94 से चालू हो गया। कब हुआ था? 1494 में। लूका पेसियोली इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। कौन है पिता? लूका पेसियोली इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑल्सो। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। इनके उनका बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, कोई काम का नहीं है मेरे पास, खाली फादर ऑफ अकाउंटेंसी याद रखना, लूका पेसियोली। मेरे इन्होंने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग इसको फॉलो करते हैं। हर कंट्री का अपना अपना अगर अकाउंटिंग होने लगा तो अकाउंटेंसी खराब हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तुम दुनिया का किसी कोना में पढ़े होगे जनरल एंट्री, तुमको यही फॉलो करना है, पूरा वर्ल्ड का लोग यही पढ़ाता है, इसीलिए क्या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर ये प्रिंसिपल्स क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए वो बताता है कोई। सबसे पहले लिखो 3 अकाउंटिंग एजम्पशन। सर ये 3 तो अकाउंटिंग एजम्पशन है। क्या है? 3 तो अकाउंटिंग एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? ये मान्यताएं हैं, इसको माना गया है ऑटोमेटिकली, इसके बारे में आपको डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। क्या है सर? पहला है गोइंग कंसर्न। क्या है? दूसरा है कंसिस्टेंसी, एंड तीसरा है एक्रूवल। What are the 3 fundamental accounting principles? The 3 fundamental accounting principles are going concern, consistency and accrual. सर ये क्या है सर? सिंपल सा बात है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि सर मेरा जिस कंपनी को मैंने चालू किया है, मैं कंपनी चालू किया हूँ तो मुझे ये मालूम है कि मेरे बिजनेस कंपनी का लाइफ स्पेन कितना है? इनफाइनाइट। हो सके तो बिजनेस में अगला साल बंद कर दूं, 2 साल बंद कर दूं, 2 महीना बाद बंद कर दूं, लेकिन बिजनेस का ये असम्पशन कंपलसरी है। बिजनेस खुला है तो मैं ये सोच के खोला हूं कि बिजनेस मेरा मैं चलाऊंगा, मेरे बच्चे चलाएंगे, उनके बच्चे चलाएंगे, बिजनेस दिन दुगना रात को तरक्की करेगा। तो ये बिजनेस का अकाउंटिंग का असम्पशन है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है। क्या है? इसका लाइफ स्पेन इनफाइनाइट। ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है सर? अगर बिजनेस इनफाइनाइट है तो इसके अनुसार जो मैं पॉलिसी लगा रहा हूँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन 1 साल फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं अगले साल वो उसको फिर फॉलो करूंगा कि नहीं करूंगा? इसको बोलता है कंसिस्टेंसी। मतलब अगर मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब ये कंसिस्टेंट है कि अगले साल मैं उसी को फॉलो करूंगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको क्लासेस के बारे में कुछ नहीं बोला, हाँ इसका मतलब ये अगर मानिए कल आपका डे अगर होगा तो बताओ कल आपको फिर उस टाइम पे आना है। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी है। ये कंसिस्टेंसी मतलब लगातार है कि आपको इसको फॉलो करना हो, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। फॉलो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इन नेक्स्ट ईयर। एक्रूअल का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है कि सर बिजनेस करते समय हमको याद रखना पड़ेगा, हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब, एक्रूअल बेसिस का सिंपल मतलब होता है कि मैं ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करूंगा जब रिसीव्ड और रिसीवेबल रिसीवेबल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर पैसा मिलेगा, जैसे आपको डिपेंड करता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो 1 जनवरी 2023 को मेरे को 50,000 मिला सैलरी का, लेकिन मेरा सैलरी था क्या नाम है 5,000 × 12, 5,000 महीने का था। साल कितना होना चाहिए? 60,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मिला कितना पूरे साल में? 50,000। 10,000 कम मिला कि नहीं मिला? 10,000 कम मिला। क्या मैं इस साल के खर्चे 50,000 लिखूंगा 60,000 लिखूंगा? सर इस साल का खर्चा 60 है तो 60 लिखिएगा। कितना पे किया और कितना मिला उससे कोई मतलब नहीं है, कितना आपको अपने सर्विस दिया और कितना मिलना चाहिए था। क्या ये 10,000 रुपये आपको नहीं देना होगा? क्या देना होगा? अभी नहीं दिया तो अगले साल दीजिएगा। तो ये इस साल का जो पैसा अगर बाकी है तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। लेकिन मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, इसी बोलता हूँ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्या बोलता हूँ? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओवरलोड हो रहा है? मैं खाली लास्ट कॉन्सेप्ट जो बता दिया, गैप उठाया हूँ तो बस इसका जितने प्रिंसिपल्स इसको लिख दूंगा, 2-2 लाइन तो समझा दूंगा। उतारने का तो मत उतारिएगा, मैं लिखा होगा फोटो आपको ग्रुप में डाल दूंगा, उतारने सब लिखा हुआ पड़ा हुआ है, जैसे मैं लिखा रहा हूँ बोर्ड पे वैसे आपने लिखा। ठीक है, जस्ट आपने को जो समझा रहा हूँ ताकि देखिए। अब आता हूँ क्या सर, क्या
अब इसे दो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अब सर दो चीज होता है, एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट assumption of the accounting firms. देखिएगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर बात को बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। मालिक और कंपनी ये दोनों अलग आदमी, एक नहीं है। अगर मालिक ने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला है तो वो ड्राइंग है, अगर मालिक ने बिजनेस को पैसा डाला है तो वो कैपिटल है। मतलब पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब रिकॉर्ड नहीं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अकाउंट पढ़ा था पहले बार, आपको वर्ड क्या बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। आज के बाद जिंदगी में जब तक अकाउंट पढ़ोगे तुमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के। तुमको मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है कि ये एंटिटी कॉन्सेप्ट पहले आपको रोक देता है। ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये पहले बोलता है कि आप मालिक नहीं है, आप मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। ठीक है, ये जो क्लासेस है ये क्लास रंजित क्लासेस है, ये आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, हमको इसके पॉइंट ऑफ सोचना है। इसमें पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। रंजित तिवारी एक इंडिविजुअल है, तो रंजित तिवारी इंडिविजुअल है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से रंजित क्लासेस नहीं चलता। रंजित क्लासेस एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो कंपनी में पैसा आया तो डेबिट, कंपनी से पैसा गया तो क्रेडिट, बस और कुछ नहीं सोचना। क्लियर है? चलिए सेकंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या है? मनी सिंपल सा बात है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मैं वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा जिसको मैं मनी में मेजर करूंगा। अभी जस्ट आपको बताया था ना रिकॉर्डिंग में, मनी मेजरमेंट मतलब होता है एग्जांपल, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको एक सर्विसेज दिया, इसके बदले में पूछ रहा हूँ कि आपका मुझे क्या मिला? सर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मुझे दुआ दिया। क्या ये आपका दुआ और आपका आशीर्वाद मैं कौन से बुक में लिखूं? जनरल के किस जगह डेबिट करूं और किसको क्रेडिट करूं? क्या आपको डेबिट क्रेडिट होगा? आशीर्वाद देना, दुआ देना, हाँ बदुआ देना, ये सब मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। जिसको मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जिसको मैं मनी मेजर कर सकता हूँ उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इसी को मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट ये सब कहाँ से रूल आया? जो मैं बात बोलता हूँ ये सारी बातें या जो टीचर बोलते हैं सारे टीचर वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। ये अकाउंटेंसी का एक रूल बुक होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बोलता है ना, ये स्कूल का रूल है, इस टाइम से रेडा होते एंटर नहीं कर देंगे, टिफिन इस टाइम में करना है, बाहर नहीं निकलना है, मैम का रूल फॉलो करना है। ये रूल जो होता है ये रूल है अकाउंट्स का। जब आपको रूल नहीं पता होगा आप ऑलवेज गलती करेंगे, रूल पता होगा कभी गलती नहीं करेंगे। तो पहला रूल क्या था? मालिक और कंपनी अलग है। दूसरा रूल क्या था? हम अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूं। जिसको मैं मनी मेजर नहीं कर सकता उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जिसको मैं मनी मेजर कर सकता हूं उसको रिकॉर्ड करूंगा। कहानी खत्म। थर्ड क्या है? गोइंग कंसर्न, बता चुका हूं फिर नहीं बोलूंगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली बोलता है कि बिजनेस चलता रहेगा इनफाइनाइट। मेरे बिजनेस का लाइफ साइकिल इनफाइनाइट है, इसका कोई दायरा नहीं है, कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है। ये छोटा सा बिजनेस नहीं कर रहा हूं मैं, बिजनेस इनफाइनाइट चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा? डुअल एसेट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कौन वाले फटाफट लिखते रहे इसको, ये आपका कॉन्सेप्ट में आएगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं बेटा? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं कि जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या बोला था मैंने? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि बैलेंस शीट
एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हम हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ऑलवेज द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द टू साइड, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। एंड सेकंड इज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। व्हिच कॉन्सेप्ट? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अगर एसेट्स रियलाइज होगा तो रिकॉर्ड करूंगा और रियलाइज नहीं होगा रिकॉर्ड नहीं करूंगा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सिंपल बोलता है कि अगर आपको वो इनकम लगता है कि मिल जाएगा तो रिकॉर्ड कीजिए, अगर आपको नहीं मिला है रिकॉर्ड मत कीजिए, जब मिलेगा तब रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है। फिर होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर बोलता है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मैं बुक में, कौन सा बोला? बुक वैल्यू। विच वैल्यू? बुक वैल्यू। कोई भी एसेट्स का, एसेट्स को जिस दाम में मैंने खरीदा था मैं उस दाम में रिकॉर्ड करूंगा। सर मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जिस दाम में खरीदा गया था उस दाम में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लास्ट में बताइए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सिंपल सा बोलता है कि मैं उसको मेरा बिजनेस का जो लाइफ स्पेन है वो तो बड़ा है, वो क्या है सर? बहुत बड़ा है। लाइसेंस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहे, चलता रहेगा। हाँ, मेरा बिजनेस का लाइफ स्पेन लंबा होने के बाद हम बिजनेस को 1 अप्रैल को ओपनिंग करेंगे और 31 मार्च को क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस आर ऑलवेज ओपन इन 1 अप्रैल एंड एंड विद 31 मार्च। सर बिजनेस को अभी आपने बोला कोई बिजनेस चलता रहेगा, तो क्या मैं अकाउंट्स को चलता रहूंगा, हिसाब कब करूंगा? तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट लाया गया है। इससे बोला गया है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन दिया जाएगा उसको 1 साल में रिकॉर्ड करेंगे, और अगला दिन 1 अप्रैल से वो जो भी परचेस सेल होगा वो अगले साल रिकॉर्ड होगा। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फिर होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है? मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपल सा बोलता है इस साल के एक्सपेंसेस को इस साल के इनकम से मैच करेंगे। अगर इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंस से, इनकम अगर ग्रेटर होगा एक्सपेंस से, तो क्या होगा सर? वो होगा आपका इनकम, सॉरी इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, दे आर कॉल्ड प्रॉफिट। इफ एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन इनकम दे आर नोन एज लॉस। क्या कहलाता है वो? लॉस। याद रहेगा? यहां तक क्लियर है? चलिए, यहां तक अकाउंटिंग पीरियड का फर्स्ट क्लास खत्म हो गया। मैंने इसके अंदर बहुत कुछ समझाया आप लोगों को। यहां तक का कॉन्सेप्ट देख के आइएगा तब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।